अनुराग शर्मा को पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन की तरह लक्ष्य हमारा आंख पे ध्यान होना चाहिए। जिलाध्यक्ष जो है वो राजकुमार जैन है और आपके नगर पालिका ललितपुर में जो अध्यक्ष है वो भी जैन है। कितना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे? आपकी भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में फेल। अभी आपने एक सहकारिता का चुनाव लड़ा, उसमें निर्णय आपके पक्ष में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मरने का भी मैं स्वप्न देखता हूँ कि मेरी मृत्यु हो तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो। भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो कह रहा है कि बाहरियों की भरमार हो गई है, असहज महसूस कर रहा है कि वैक्सीन हमारे देश में बनी। पोलियो वैक्सीन का घोटाला बता रही है कांग्रेस, कह रही है कि वैक्सीन में घोटाला हो गया, खून का तक्का जम रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। इस बार जो टक्कर है वो आसान नहीं है। इस बार जो आपके विपक्ष में प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन से, पूर्व में मंत्री रहे प्रदीप जैन आदित्य, उनसे आपकी टक्कर है। उनके साथ में चंद्रपाल यादव जैसी शक्तियां लगी हुई हैं। तो प्रदीप जैन के बारे में भी मेरी कोई नेगेटिव सोच नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बुंदेली दस्तक इस समय चुनावी यात्रा पर निकला हुआ है। हमारे साथ आज के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रहे, निर्भीक निडर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सैनिक ऐसे सुरेश प्रकाश कौंते जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बुंदेली दस्तक देख रहे दर्शकों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया जिससे मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। कौंते जी, आपके पिताजी जनसंघ से जुड़े हुए हैं जी, और आप बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कैसी यात्रा रही आपकी? यात्रा बहुत अच्छी रही, चूँकि हम लोगों का जो उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनसंघ का, ये उद्देश्य होता है हमारे अपने देश को परम वैभव की ओर ले जाना। चूँकि हमारा उद्देश्य ही देश को आगे बढ़ाने का है और इसी भावना के अंतर्गत हमने बचपन से इसी कार्य को किया। हमारे जो पिताजी रहे उनके भी संस्कार यही रहे हैं कि बेटा अपन को देश को पहले देखना है, देश के बाद हमें अपने परिवार को देखना है। और यही ध्येयनिष्ठ वाक्य मेरे जीवन में अपने पिताजी का रहा है। पिताजी मेरे इसमें 2016 में पिताजी की डेथ हो गई, तो उनके संस्कार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें किसी के सामने हमें अपना सिर झुकाना पड़े, और उसी बात को लेकर के मैं आज अपने जीवन के रास्ते पर चल रहा हूँ। और मैं लगभग 60+ का हो चुका हूँ, 60 की उम्र मैंने पार कर ली है। तो मैंने अपना जीवन जो हमारे पिताजी के संस्कार थे उन्हीं के अनुरूप अपना चलाया है और आज भी मैं चला रहा हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, हमारी यात्रा चुनावी यात्रा चल रही है, आपका चुनाव प्रचार चल रहा है। जी। पूरा सुबह से लेकर शाम तक आप भी चुनाव प्रचार में लगे हुए। शकल से देख रहे होंगे कि सुबह से चल के कई गाँव में होके आज, चूँकि यहाँ मंडल की बैठक थी तो यहाँ मंडल प्रभारी होने के नाते मुझे आज यहाँ आना पड़ा। तो मैं पूरे गाँव में, और सारे लोग गाड़ी को, एसी गाड़ी को चलाते हैं, मैं गाड़ी में एसी चलाने से सख्त मना कर देता हूं। खिड़की खोल के चलाता हूं तो पूरी लू में लपट में मैं पूरे कई गांव करके अभी यहाँ आया हूं। और चूंकि मीटिंग करके जाऊंगा तो मेरा चेहरा भी बता रहा होगा कि मैं किस स्थिति में हूँ। चूँकि मेरा काम है पार्टी को, देश को आगे बढ़ाने का, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर फिर से मिले, इस दिशा में हम लोग दिन रात प्राणपण से जुटे हुए हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। जी, क्या माहौल लग रहा है क्षेत्र का? क्योंकि इस बार जो टक्कर है वो आसान नहीं है। इस बार जो आपके विपक्ष में प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन से, पूर्व में मंत्री रहे प्रदीप जैन आदित्य, उनसे आपकी टक्कर है। उनके साथ में चंद्रपाल यादव जैसी शक्तियां लगी हुई हैं। तो क्या इतना आसान लग रहा है क्या? जी नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, इसको हम बोलते हैं ठगबंधन। चूँकि इसमें ऐसे बिना नीति नियत सिद्धांत के लोग एकजुट हुए हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इनके पास कोई चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लिए माननीय अखिलेश जी भी तैयार हैं, वहाँ पर आपकी मैडम ममता बनर्जी भी तैयार हैं, सारे लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। अभी तो इनको कोई मिला भी नहीं है और इनको भी पता है कि हमें कोई इतना बहुमत मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए उनको प्रधानमंत्री का नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि वो खुद समझ रहे हैं कि हम इस चुनाव में बहुत पीछे रह जाएंगे, इतिहास की वस्तु बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनकर रह जाएगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, चूँकि जातिवादी पार्टियाँ थी, इसलिए ये पार्टियाँ अपने खुद के आत्मघाती कदम उठा चुकी थी, इसलिए अपने आप स्वतः समाप्ति की ओर हैं। अब चूंकि सारे लोग समाप्ति की ओर हैं, सारे लोगों का अस्तित्व तो संकट में है, इसलिए सारे लोग एकजुट होकर के बिना अनैतिक गठबंधन बना के, सब लोगों का प्रयास है कि हम किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराएं। आप उनसे पूछोगे भाई आपके पास प्रधानमंत्री कौन है, आपके पास नीति क्या है, आपका विजन क्या है,
आप 2024 का विजन लेके आइए, विजन बताइए। वो लोग कह रहे हैं हमारे पास कई नेता हैं जिनको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। नहीं तो क्या एक देश में कई प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? आप भी बताइए कि जैसे मान लो 5 साल हैं, 5 लोग हैं, 5 प्रधानमंत्री की दौड़ में, तो क्या एक साल के लिए एक प्रधानमंत्री बनेगा? एक साल के लिए एक प्रधानमंत्री बनेगा, वो अपनी योजनाएं चलाएगा, दूसरी साल दूसरा आएगा, वो अपनी योजनाएं चलाएगा। तो क्या इस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है? कितनी सीट एक वाहन को चलाने के लिए अगर 4 जगह 4 ड्राइवर बैठा दिए जाए तो क्या वो वाहन चलेगा? मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये देश के मतदाताओं को बरगलाने का, मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाने का कार्य है। और मतदाता इतना जागरूक हो गया है, इस देश का मतदाता इतना जागरूक हो गया कि उसने ठान लिया है, तय कर लिया है कि मोदी जी से अच्छा कोई व्यक्तित्व तो है नहीं और मोदी जी को ही हमें विजयी बनाना है। उसने दाएं बाएं इधर उधर देखना बंद कर दिया, अर्जुन की तरह आंख पर निशाना है कि हमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप बड़े निर्भीक वक्ता हैं, कितनी सीट आ रही है सच सच बता दीजिए। भाई उत्तर प्रदेश में 80 हैं और वहाँ भी जो हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीतेगी। और ये जो राजनीतिक दल जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से बड़बोलेपन की बातें कर रहे हैं, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से दीपक आखिरी बार तेजी से चमकता है और अंत में वो बुझ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक दल अपने अस्तित्व की आखिरी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ वेंटिलेटर पर हैं। ये ज़्यादा समय तक चलने वाले नहीं है और लगभग समाप्ति का उनका समय आ चुका है। विपक्ष कह रहा है कि आप जो मशीनरी है, मतलब से ईडी जैसी एजेंसियां हैं, आप उनका दुरुपयोग करके नेताओं को दबा भाई रहे अब हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। ईडी अपने तरीके से कार्य कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से कार्य कर रहा है। चूंकि अब ये लोग गलत हैं, इन लोगों ने गलत कार्य किए हैं। अब चूंकि ईडी की कार्रवाई इनके ऊपर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इनके ऊपर एक्शन ले रहा है, सारी एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, तो उनका मानना ये है कि हम कैसे इनसे बचें। तो उन्होंने कह दिया कि अब ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम कर रही हैं। आप उदाहरण ले लीजिए ईवीएम का। ईवीएम से जब वो अपने प्रदेश में जीत जाते हैं, उनका प्रत्याशी जीत जाता है तो ईवीएम सही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वो कहते हैं ईवीएम खराब है। उनका उद्देश्य है कि हम बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से जब चुनाव होगा तो वो बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, बैलेट बॉक्स लूट लेंगे, बैलेट पेपर लूट लेंगे, अपनी मर्जी से मोहर लगा लेंगे। तो ये सारी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम लागू किए और ईवीएम से सभी लोगों को समय बचता है, देश का पैसा बचता है। जो चुनाव 3-3, 4-4 दिन में काउंटिंग होती थी, आज 4 घंटे में काउंटिंग होकर हम निकल आ जाते हैं, जबकि पहले हमें 3-3 दिन 2 रात सेटिंग है, मशीन में सेटिंग है। अब भैया ये तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, सेटिंग है तो वो अपनी सेटिंग बना लें। चूँकि ये जो ठगबंधन है, इस देश के जो लोग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े ठग हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इतनी पहुंच है कि वो तो चाहे तो वो खुद हाईजैक करवा सकते हैं ईवीएम मशीन को। उन्हें किसने रोका है? अगर उनमें दम है। और फिर अगर मान लो हम लोग ईवीएम को हाईजैक कर लेते या ईवीएम को वो कर लेते तो हम लोग जो चुनाव क्यों हारते? जितनी जगहों पर, जितने प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो हम लोग कैसे बना देते? अगर हम लोगों के हाथ में बात होती तो हम लोग ईवीएम को अपने तरीके से सेट करते, हम लोग क्यों चुनाव हारते? सच्ची बात पूछें, जी बताइए। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 बार आपके सांसद रहे, उमा भारती जी भी सांसद रहे, अनुराग शर्मा जी भी सांसद रहे। किसका कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें ज्यादा विकास हुआ? नहीं, हमारे दोनों सांसदों ने बहुत विकास किया है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारे अनुराग जी जिस समय से सांसद हुए थे तो लगभग 2 साल का समय तो कोरोना खा गया, और 2 साल का कोरोना का समय है तो वो उनका पूरा कार्यकाल और पूरा सांसद निधि का पैसा पूरा का पूरा कोरोना में चला गया। अब जिस व्यक्ति को 5 साल की बजाय 3 साल मिले हों तो वो व्यक्ति जितना विकास कर सकता है उससे ज़्यादा विकास किया है। हाँ, ये जो लोगों की सोच है, चूँकि हमारी जो सांसद थी आदरणीय उमा जी, उनको 5 साल का समय मिला था, इनको 3 साल का समय मिला, लेकिन काम करने में हमारा कोई भी सांसद, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी विधायक, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति तो ऐसा नहीं है जो किसी भी तरीके से काम में कम हो। जनता कह रही है अनुराग शर्मा को पहचानते ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अनुराग शर्मा को पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन की तरह लक्ष्य हमारा आंख पे ध्यान होना चाहिए और हमारा ध्यान और हमारे मतदाताओं का ध्यान ओनली मोदी और योगी की तरफ है। मोदी को लक्ष्य बना के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे देश का वोटर मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। परिपक्व में लोकतंत्र है हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और ऐसी स्थिति में सबको पता है कि हमें अपने चुनाव में क्या करना है। मोदी जी के अलावा कोई बात नहीं करता है। जिससे भी बात करो, गाड़ी में, बस में या ट्रेन में, कहीं भी बात करो तो आदमी, कोई भी व्यक्ति उससे पूछो भाई चुनाव में आपका क्या रुझान है, भाई मोदी, ओनली मोदी। अभी आपने कोरोना के जिक्र किया, कोरोना काल में आपकी सरकार की पोल खुल गई,
लाखों की संख्या में लोग जो पलायन कर चुके थे वो घर वापस आए, तो लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर खड़े थे। जी नहीं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे खड़े होने की कोई बात नहीं है। हमारे अमझरा पे हम लोगों ने बसें लगवाई, सैकड़ों की संख्या में बसों से लोगों को भेजा। आपने देखा होगा अभी जब कोरोना का टाइम था, यहीं अमझरा से हजारों की संख्या में बसों से लाखों की संख्या में यात्रियों को भेजा कि जो बाहर से आए हैं, पलायन करके आए हैं, उनको भेजा। और चूंकि हमारे देश का जो जितनी भी जनसंख्या है, सारे लोग मेहनतकश लोग हैं। और ये भी आप मान लीजिए कि कोरोना का अगर असर नहीं पड़ा है लोगों के ऊपर, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मेहनती और मेहनत करने वाला व्यक्ति रहा। धूप में अगर वो 10-20 किलोमीटर की ज़रूरत पड़ी तो 10-20 किलोमीटर पैदल भी चला, और इसके कारण उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि कोरोना कोई असर नहीं कर पाया। दुनिया की जो कैजुअलिटी है, दुनिया के दूसरे देशों में, विश्व की सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अग्रणी रहने वाले देश। आपदा में अवसर दिखा दिया आपने जी, आपदा में अवसर दिखा दिया। आपदा में अवसर नहीं है, आपदा में सब लोगों की सहायता। और हम लोगों ने भोजन के पैकेट भी बंटवाए, उनको आने जाने की व्यवस्थाएं की, और सारी व्यवस्थाओं को करने के बाद हम लोग भी सुरक्षित हैं और वो लोग भी सुरक्षित हैं, हमारा देश भी सुरक्षित रहा है। पहली बार हुआ कि कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में बनी। पोलियो वैक्सीन का घोटाला बता रही है कांग्रेस, कह रही है कि वैक्सीन में घोटाला हो गया, खून का तक्का जम रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। ये सारी बातें, जितने जो रिकॉर्डेड हैं केसेज, वो केसेज जनरली केसेज हैं। कोरोना से रिलेटेड, कोरोना की वैक्सीन से रिलेटेड कोई केस नहीं है। पूरे विश्व के और पूरे भारत के जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन सब लोगों की रिपोर्ट है, आप पढ़िए अखबार में। सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की उसका दवाई का कोई असर नहीं है, उससे लोगों की जानें बची हैं। अब चूंकि अखिलेश जी कहते थे कि भाई भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और फिर छिप के लगवाई। सारे देश के नेताओं ने जो विरोध करते थे, उन्होंने छिप के वैक्सीन ली है, और सारे लोग वैक्सीन से लाभान्वित हुए हैं। अब उनको तो विरोध करना है, विरोध करते करते वो मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे उतारू हो गए हैं। जनता ने उनकी बात को भांप लिया है। जनता ने कह दिया है कि अगर आप देश का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम तो 5 लाख वोट से झांसी ललितपुर लोकसभा जीत रहे हैं, जबकि हम लोग जब वोटर के पास जा रहे हैं तो वोटर कह रहा है कांटे की टक्कर है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछली विधानसभा का चुनाव इस बात का साक्षी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी इसी तरह की बहुत सारी बातें विपक्ष के द्वारा फैलाई गई थी, लेकिन हमारे दोनों विधायक 1 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आए हैं। और 2 विधानसभा हमारे पास थी, 2 विधानसभा में 1-1 लाख से ऊपर की लीड दी है। अगर हम 5 लाख की बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी विधानसभा बबीना है, विधानसभा झांसी है, विधानसभा मऊरानीपुर है, ललितपुर मैरोनी है। 5 विधानसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व द्वारा किया गया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। और उसी का ये परिणाम है कि हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव 5 लाख वोटों से जीतेंगे। भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है जी, वो कह रहा है कि बाहरियों की भरमार हो गई है, जी जी, असहज महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि ये लोग अनैतिक तरीके से काम करने के लिए आए हैं, अपने डंपर हैं और ये बालू डंप करने के लिए आए हैं, अपने जो अवैध काम है उनको चलाने के लिए भाजपा। मैं आपको दोनों बातें बता दूं। सबसे पहली बात है कि अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है, आए, स्वागत है। और अगर वो आता है, हम लोगों के सिद्धांतों पे काम करता है, तो उसका स्वागत है। आपने देखा होगा कि अरे बात सुनिए आप, कई लोग ऐसे लोग आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जो माफिया हैं, आप ये समझ लीजिए कि उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, सरकारी कार्रवाई है, शासन की कार्रवाई है, वो कार्रवाई यथास्थिति में चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी माफिया को ये आश्वासन नहीं किया, ना आश्वासन दिया है कि हम आपको बचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपने कार्यकर्ता के भी गलत कामों में किसी तरह का सपोर्ट नहीं करती है, ये बिल्कुल आप मान लीजिए, क्योंकि हम लोग उसके मूल कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पता है। अब नए लोग आ रहे हैं, ठीक है, स्वागत है, हमारा चुनाव है, चुनाव में हमें सबको चाहिए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो मत, हर व्यक्ति का मत, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, और चाहे हमारे गाँव का किसान हो, दोनों के मत बराबर हैं। तो मतदान में तो भैया सबका आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। आपके कई समर्थक कह रहे हैं कि हमारे कौंते जी जो हैं बहुत ही ईमानदार हैं, निर्भीक हैं, निडरता से अपनी बात को रखते हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में उनको वो सम्मान नहीं मिला है, जबकि वो 40 साल से अपने खर्चे पे पार्टी को सींच रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का या व्यक्तिगत मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। मेरी पार्टी में मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने, मेरे जिले के सभी पदाधिकारियों ने मेरा जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान किया है। अब रही बात ये कि चूँकि मैं अर्थ युग में जी रहा हूँ, लेकिन मैं अर्थोन्मादी नहीं हूँ, क्योंकि सबको पैसे की आवश्यकता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हम अपनी मेहनत करके प्राप्त कर लेते हैं। मैं एक विद्यालय का संचालक हूँ, और विद्यालय से जो अर्निंग होती है उसी से अपना घर परिवार चलाता हूँ। और इस बात पर गर्व भी करता हूँ
कि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, और अगर क्षेत्र में लोग मेरी पीठ पीछे अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करते हुए सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरा अच्छा कार्य है तो मेरा अनुकरण करते हुए उसी तरीके से सब लोग करें तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और समाज अच्छी दिशा में जाएगा, समाज स्मूथली चलेगा। ललितपुर जनपद में कहा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में राजनीति सीखनी है तो कौंते जी के पास जाओ, उनके पास एक ट्रेनिंग कैंप है। नहीं हमारे तो सच में क्या कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं विद्यालय चलाता हूँ तो विद्यालय से जो विद्यार्थी निकलते हैं कहीं ना कहीं संस्कारों का असर होता है। जैसे मेरे विद्यालय से निकले हुए छात्र हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कोई भी छात्र किसी भी नशे का शिकार नहीं होगा, कोई भी छात्र गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करेगा। ये बात है, मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ स्टूडेंट कभी झूठ नहीं बोलेगा। कोई भी बात हो, किसी भी कठिनाई की, कई बार ऐसा होता है कि कोई बात घर के लोग परेशान हो जाते हैं तो बुलाते हैं कि कौती सर को बुलाइए, और जब हम लड़के के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा किया तो फिर वो हमारे सामने साफ साफ बोल देता है। तो लोग आश्चर्य करते हैं कि आपने कैसे संस्कार दिए। तो चूंकि हम लोग संस्कार देने वाले लोग हैं, हम लोगों के यहाँ विद्यालय संचालित हैं, तो विद्यालय के माध्यम से तो हम लोग वही संस्कार देंगे जो हम लोगों के पास हैं। राजनीति में सबसे अच्छा दोस्त कौन है कौंते जी का? हमारा अब सबसे अच्छा दोस्त, हम तो सब लोगों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं, सभी लोग मित्र हैं, सभी लोग हमारा सहयोग करते हैं। अगर हम आज एक किसी का नाम लें तो बाकी जो लोग हमारा सहयोग करने वाले लोग हैं उनको ये लगेगा कि यही है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे तो जब भी आवश्यकता पड़ती है मेरे मित्र, मेरे परिवार के लोग, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे शुभचिंतक इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो उस समय देख के लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को सार्थक किया है। कौंते जी तो कई कार्यकर्ताओं के गुरु हैं, लेकिन कौंते जी का गुरु कौन है राजनीति में? भाई मेरा राजनीतिक गुरु अगर मैं बता दूं आपको सही बात, तो सबसे पहले मेरे पिताजी, और दूसरे नंबर यदि मैं नाम लेना चाहता हूं तो मैं नाम ले सकता हूं बेहिचक आदरणीय राजेंद्र जी अग्निहोत्री जी का, कि उन्होंने मुझे जाखलौन जैसे छोटे गांव से लेकर के दिल्ली में अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना के संसद तक जाने का रास्ता दिखाया और मुझे इस तरीके से ट्रेंड किया, तो मैं उनको ही अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। कई बार विपक्ष ने भी प्रलोभन दिया होगा कि कौंते जी हमारी पार्टी में आ जाइए। दिया कई लोगों ने दिया, कई लोगों ने हमारे पास ऑफर भेजे। एक हमारे पास एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, एक बहुत बड़े नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके यहाँ से आया कि भाई कौंते जी आप तो अपना एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दो, उस आधार कार्ड पे जो भी गाड़ी आपकी पसंद हो उस गाड़ी का नाम लिख दो, कल आपके दरवाजे खड़ी हो जाएगी। तो मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि नेताजी को मेरी ओर से धन्यवाद बोल देना। तो मैं कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि सुरेश कौंते की इमेज क्या है। अगर मैंने ईमानदारी से अपने जीवन में काम किया तो मान लो 2-4 लाख की, तो अरे बोले आप कह रहे हैं 2-4 लाख की, वो ये कह रहे थे कि 25 लाख की भी गाड़ी हो तो हमको 25 लाख की गाड़ी दे देंगे। तो मैंने कहा भाई तुमने ये देख लिया कि ईमानदारी का क्या होता है। अब मेरी ओर से उनको हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना और उनको बता देना कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो चुनाव लड़ेंगे, मैं जितनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत से उनके चुनाव में भी पूरी तरीके से सहयोग करूँगा। व्यक्तिगत किसी कार्यक्रम में मुझे बुला लें, मैं उनका सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन राजनीतिक मामले में मेरा उद्देश्य सिर्फ एकमात्र है कि नेशन फर्स्ट। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी चाहे भारतीय जनसंघ देश को पहले लेकर के चलती है तो मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं। मेरी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मरने का भी मैं स्वप्न देखता हूँ कि मेरी मृत्यु हो तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो। विपक्ष कह रहा है झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में कि जो सांसद अनुराग शर्मा जी हैं वो एक व्यापारी हैं और जो प्रदीप जैन है वो बड़े सरल स्वभाव के हैं, विकास पुरुष हैं। आपको बता दूं कि तो आप अनुराग शर्मा जी को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से मैं 10 ही अंक देने को तैयार हूँ, और अगर 10 में से ज़्यादा मिल सकते हो तो मैं उतने भी अंक देने को तैयार हूँ। चूँकि मैं व्यक्तिगत अनुराग जी से मिला हूँ, अनुराग जी मुझसे उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन मैं उनके वाक चातुर्य और उनकी निश्चलता का सम्मान करता हूं कि उन्होंने कभी, मैंने अगर किसी भी समय फ़ोन किया तो तुरंत फ़ोन अटेंड किया, और फ़ोन अटेंड अगर नहीं हुआ है तो तुरंत उनका कुछ देर बाद रिप्लाई आता है कि हाँ बताइए। तो चूँकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। चूँकि उनका जो बैद्यनाथ कंपनी है वो उनकी पुश्तैनी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, तो अब हम आप उनको कहें तो चूँकि पारिवारिक जो पुश्तैनी व्यवसाय है तो उस व्यवसाय को तो समाप्त कर नहीं देंगे, उस व्यवसाय को वो चला रहे हैं। अब हम आप आरोप लगाते हैं कि भाई बहुत बड़े व्यवसायी हैं। क्यों है व्यवसायी? उनका तो पुश्तैनी कारोबार है। बैद्यनाथ कंपनी आज की कंपनी नहीं है, कई सैकड़ों साल पुरानी कंपनी है। तो उस समय से कंपनी काम कर रही है, तो आज वो कंपनी शिखर पर पहुंची है। चूँकि व्यवसाय है उनका, व्यवसाय में वो तरक्की कर रहे हैं, मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, तो अब मेहनत की है तो वो आराम से आगे बढ़ेंगे। अब हम आप आरोप लगाएं कि भाई वो व्यवसायी हैं। व्यवसायी तो हर व्यक्ति है, किसी का लूटा नहीं है, किसी के प्लॉट पे कब्जा नहीं किया है, किसी की ज़मीनों पे कब्जा नहीं किया है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, खाली प्लाट हमारा है, फलां पार्टी का नारा है। तो इस बात को मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे माननीय सांसद जी के ऊपर
किसी तरह का कोई आरोप कोई भी राजनीतिक दल का, विपक्षी दल का हो, वो आरोप नहीं लगा सकता है। जहाँ तक रही बात प्रदीप जैन जी की, प्रदीप जैन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस राजनीतिक दल से और जिस गठबंधन से वो खड़े हो रहे हैं, वो गठबंधन इतना गंदा है, इतना खराब है कि मुझे कभी कभी उनके भी व्यक्तित्व पर शंका होने लगती है कि इतना अच्छा व्यक्तित्व इतने खराब राजनीतिक दलों के लोगों के साथ कैसे तालमेल बनाता है। तो प्रदीप जैन के बारे में भी मेरी कोई नेगेटिव सोच नहीं है, लेकिन जो उनके राजनीतिक दल के साथी हैं, जो उनके राजनीतिक दल हैं, वो इतने गंदे हैं कि जिनको देख करके मुझे खुद उनकी प्रतिष्ठा पे लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है ऐसे लोगों के साथ होकर के। तो मैं तो ये चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में आए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ें, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। एक प्रसिद्ध जैन मुनि है जी, उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा क्योंकि- है। उन्होंने अपील की है कि प्रदीप जैन के समर्थन में लोग आए, उनके समाज के लोग आए। आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी से जिलाध्यक्ष जो हैं वो राजकुमार जैन हैं, और आपके नगर पंचायत नगर पालिका ललितपुर में जो अध्यक्ष है वो भी जैन हैं, कितना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला पाएंगे? सबसे पहली बात, चूँकि चुनाव का माहौल है, ऐसे माहौल में किसी धर्म को राजनीति से जोड़कर देखना या राजनीति में धर्म को शामिल कराना, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। जहाँ तक मेरे जिलाध्यक्ष जी की बात है, मेरे नगरपालिका अध्यक्ष की बात है, वो बेहद ईमानदार और सच्चरित्र लोग हैं और उनका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ही है। हाँ, हमारे जो जैन मुनि हैं, अगर उन्होंने कहा हो, किसी भावना में कह दिया हो, तो चूँकि वो अलग मैटर है, वो धार्मिक व्यक्ति हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी है कि हमारे देश का हर व्यक्ति, जैन मुनि भी अपनी बात कह सकता है, खुले मन से कह सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई और ना हमारी तरफ से कोई उंगली उठेगी। तो हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र सबसे सफल, अगर लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो वो हमारे भारत देश में है। कहीं ना कहीं आपकी भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में फेल है। नहीं, ये तो आपका सोचना है, जो लोग सोचते पेपर हैं। लीक हो जाते हैं अरे आपकी सरकार में। आपको मैं एक बात बता दूं, ये सारी घटनाएं हैं, सामान्य बातें हैं, हो जाती हैं। जहाँ तक रोजगार की बात है, हमारे देश का नौजवान सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर के चलता है कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी की नहीं चुनी है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन वो ज़िंदगी भर उसी की मृग मरीज का मैं उसके पीछे दौड़ता रहता है। उसको लगता है कि आगे पानी है, आगे पानी है, और दौड़ते दौड़ते आखिर में वो दम तोड़ देता है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। मृग मरीज का तो समझते हैं आप कि रेगिस्तानों में दूर तक जो हिरन होता है प्यासा, उसको लगता है कि आगे पानी है, और दौड़ लगाता जाता है कि आगे पानी मिलेगा, आगे पानी, लेकिन वो मृग मरीज का है। तो वैसी मृग मरीज का लोग बना लेते हैं जीवन में कि हमें सरकारी नौकरी मिले। तो सरकारी नौकरी के अलावा आज देखो, MSME के माध्यम से माननीय मोदी जी ने स्किल डेवलप किया है, लोगों को कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे रोजगार के अवसर खोले हैं, उसमें हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रोजगार प्राप्त करके नौकरियां कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ से पढ़ने वाली लड़कियां आज लाखों रुपए कमा रही हैं, क्योंकि उनको स्किल डेवलप हुआ है। उन्होंने स्किल कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई ट्रेनिंग प्राप्त की, उन ट्रेनिंग को प्राप्त करके वो अपना जीवन चला रही है। और अगर कोई व्यक्ति करने को इच्छुक हो, मैं अभी आज मैंने जो आपने बात बताई है, अभी मैंने एक व्यक्ति को बताया था जो वो कह रहा था कि रोजगार, मैंने बताया कि मेरे गाँव में एक व्यक्ति है, राजस्थान से आया है, बिना पढ़ा लिखा, बंसी नाम है, जाति का कुमार है, उसने इतनी बढ़िया दुकान चलाई है कि वो आज कम से कम 20 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जहाँ चाहे वहाँ रहा है। अगर आपने सोच लिया कि हमें काम करना है, और अगर सोच लिया कि पैंट शर्ट पहन के क्रीज बना के और कह दिया कि मैं तो भाई शिक्षित हूँ, मैं थोड़ी ये काम करूंगा। विपक्ष के नेता और ठेकेदार तो आपसे डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो माफिया है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत माफिया हैं, वो आपसे बहुत डरते हैं, बहुत दूरी बना के चलते हैं। ऐसा सोचना है। मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन में आज तक मेरे विरुद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मामला पंजीकृत नहीं हुआ है। आज तक थाने में मेरा कहीं नाम नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता हूं, ना मेरी कभी ऐसी नियत होती है कि मैं किसी को प्रेशर बनाऊं, दबाव बनाऊं, या कोई व्यक्ति मुझसे डरे। जिस तरह से मैं किसी से नहीं डरता हूं, तो मैं ये भी चाहता हूं कि कोई व्यक्ति भी मुझसे नहीं डरे, क्योंकि मेरे पास भी कोई चीज़ नहीं है। आप इतने वर्षों से राजनीति कर रहे हैं जी, और आपके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 वर्ष से पार्टी में आते हैं, वो आपसे आगे निकल जाते हैं। नहीं, आगे नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा होता है और हमारा उद्देश्य दूसरा है। हम तो अभी दौड़ रहे हैं, हम अभी दौड़ में पहुंचे कहाँ हैं? हम दौड़ में जब सफल माने जाएंगे, जब हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा। हमारा लक्ष्य दूसरा है, हमारा लक्ष्य बहुत आगे का है। और जिन लोगों का लक्ष्य होता है कि धन कमाना है, धनोन्मादी बनना है, तो वो सफल हो जाते हैं। तो उनका तो छोटा सा लक्ष्य है, और छोटा सा लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तय कर लेंगे हमें पैसा कमाना, तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, बशर्ते अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, तो वो ईमानदारी से उतना पैसा नहीं कमा सकता है।
बाढ़ आती है तो बाढ़ में गंदा पानी बहता है, बिल्कुल समझ लीजिए आप। और अगर कम पानी होगा तो बहुत साफ पानी होगा, कम पानी को हम पी सकते हैं, वो हमारे उपयोग में आता है। बाढ़ का पानी हमारे उपयोग में नहीं आता है। जो धर्मोन्मादी लोग हैं उनका कभी जीवन में किसी दूसरे के प्रति कोई उपयोग नहीं होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम दूसरों के लिए उपयोगी बने, धर्मोन्मादी नहीं बने, धनोन्मादी नहीं बने। ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, सहकारिता के चुनाव होते हैं, ये छोटे छोटे से जो चुनाव होते हैं इनमें सरकार की बहुत अहम भूमिका होती है। लोग कहते हैं सरकार के व्यक्ति ही चुनाव जीतते हैं। अभी आपने एक सहकारिता का चुनाव लड़ा, उसमें निर्णय आपके पक्ष में नहीं आया, इसमें आप कहाँ चूक मानते जो आप पूछ रहे हैं, आपका प्रश्न ही मेरा उत्तर है कि मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी से हूँ और भारतीय जनता पार्टी से होने के बाद भी हमारा पार्टी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में हम पार्टी का उपयोग किसी तरीके से गलत जगह नहीं करते हैं। तो हमने कभी ऐसा उपयोग नहीं किया कि हम राजनीतिक दल के हैं, हमारी सत्ता है, हम सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीत लें। हमारा था फेयर चुनाव। आपको बता दूं कि मैंने सहकारी समिति का चुनाव लड़ा, मैंने साफ शब्दों में अपने साथियों से सबसे कह दिया था कि कोई व्यक्ति किसी को एक बीड़ी नहीं पिलाएगा, कोई व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। इसके बाद एक छोटे से चुनाव के लिए लाखों रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति, 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति 300 वोटों में 20 लाख रुपए खर्च कर दे और फिर चुनाव जीते, तो मैं उस चुनाव को जीता हुआ नहीं मानता हूँ। मैं आपको बता दूं, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे गांव में इतनी वोटिंग के बाद मेरे लिए जो वोट परसेंट मिला, उस वोट परसेंट को देख करके सारे लोगों ने दांत तले उंगली दबाई थी कि यार आपके 1 रुपया खर्च किए बिना आपको इतने सारे वोट मिल रहे हैं। तो मैं मान गया हूँ कि हमारे देश के लोकतंत्र में अभी दम है। लेकिन चूंकि समाज में सभी वर्गों के लोग हैं, अब उनको किसी को दारू चाहिए, किसी को और बाकी चीज़ें हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें तो मेरे द्वारा संभव नहीं है। जहाँ एक और राजनीति में परिवारवाद देखने को मिलता है, तो क्या आगे देखा जा सकता है कि कौंते जी के परिवार से उनकी विरासत को कोई सवाल है? नहीं, हमारे यहाँ परिवार से विरासत संभालने का कोई वो नहीं रहा है। मेरे पिताजी ने भी चूंकि राजनीति की है, लेकिन कभी उन्होंने किसी जगह मेरा सपोर्ट इस बात के लिए नहीं किया कि ये मेरा लड़का है और इसको आगे बढ़ाओ। मैं अपनी मेहनत से, अपने माता पिता के संस्कारों से आगे बढ़ा हूँ और सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा कोई पद नहीं मिलता है तो भी लोगों में सम्मान मिलता है, यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग कहते हैं कि अगर कौंते जी से जुड़ गए हो तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल तय है। हम किसी गलत काम को ना करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ता है तो उसको भी उतनी ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति दाएं बाएं चलता है तो मैं उसको अलग कर देता हूँ कि भाई मैं तेरे साथ नहीं चल सकता हूँ या तू मेरे साथ नहीं चल सकता है। बाकी मेरा स्वागत है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी जो इच्छा होती है, इच्छा के अनुरूप काम करते हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं पत्रकारिता के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जो संगठन है, उस संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर जिले से जुड़ा हूँ, ललितपुर जिले के हर गाँव से जुड़ा हूँ। और बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़ी ईमानदारी के साथ हम लोगों का साथ देते हैं। चूँकि हम लोग उनके प्रति ईमानदार हैं तो वो लोग भी हमारे प्रति ईमानदार होते हैं। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर उनको पता है कि कौंते जी का सिद्धांत ये है तो वो हमारे ही सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं हमारे साथ। वर्तमान में राजनीति करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है और आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, धन की जहाँ आवश्यकता होती है उस दिशा में हम लोग नहीं जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा जो या हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता का जो लक्ष्य है वो देश के प्रति अच्छी सोच, देश को आगे ले जाने की सोच है। उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति में ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत है? मोटरसाइकिल की ज़रूरत है तो मोटरसाइकिल की हम लोग आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जितनी आवश्यकता है उतना हम लोग उतना ही धनोपार्जन करते हैं और वो भी इस शर्त पे करते हैं कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई उंगली ना उठाए। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भले ही मैंने इतना समय निकाला है और अर्थ युग में निकाला है, मैं इस बात के लिए गर्व के साथ कह सकता हूँ मैंने कभी पैसे की ज़रूरत महसूस नहीं की और कभी मुझे ऐसा अभाव नहीं लगा कि मुझे पैसे की कमी पड़ रही है। मैंने अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था पत्रकारों का और प्रदेश स्तर का कार्यक्रम करवाया था और मैं आपको गर्व के साथ बता दूं कि पूरे कार्यक्रम में मैंने कभी 1 रुपया नहीं छुआ और वो पूरा कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम हुआ कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि यार कौंते जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर देंगे। आपको तो देख करके लगता था कि यार ये छोटी मोटा कार्यक्रम कर दें। तो उसमें क्या था कि हमारे जितने भी साथी रहे उन सब लोगों ने पुरजोर मेहनत करके और पुरजोर सहयोग करके और इसके बाद भी कहा कि भाई साहब अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी जितने रुपये की तो आप खबर भेज देना। तो मैं इस बात से बड़ा आश्वस्त रहता हूँ कि मेरे जो मित्र हैं या मेरे जो सहयोगी हैं बहुत अच्छे मजबूत लोग हैं और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ बेहिचक वो हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है। ये लोगों की सोच है।
अगर हम अपनी फील्ड, हम अपना समाज में स्थान ऐसा बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि पैसे की कमी कभी होती। राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है जी। और ऐसे कम नेता हैं जो कम से कम अपना 10 साल का समय एक पार्टी को दें, जहां फायदा है वहां चले जाते हैं। तो आप जैसे नेताओं को अब आगे कैसे देख पाएंगे हम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजनीति का व्यवसायीकरण करने वाले जो राजनीतिक दल हैं और उन राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन लोगों ने राजनीति को बदनाम कर रखा है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को अपना व्यापार मान लिया है। क्यों? व्यापार में बहुत जल्दी कम प्रॉफिट में कम पूंजी लगा के बहुत बड़ा लाभ लेना, और चूंकि वो व्यवसायी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता व्यवसायी नहीं है, ना कोई कार्यकर्ता इस तरह की सोच बना के चलता है कि हम अपना व्यवसाय करें। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि कुछ लोग आते हैं, व्यवसायी लोग आते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भाजपा में रह करके चूँकि सत्ता में है और हम अपने व्यवसाय को बढ़ा लेंगे, हम अपने व्यवसाय को जिस तरीके से चलाना चाहें उस तरीके से चला लेते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो आने के बाद उनको देखकर चारों तरफ देख के लगता है कि अरे भाई, हम यहाँ नहीं चल पाएंगे। जहाँ तक बात है, फंसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संस्कारवान बनाने का और संस्कार देने का कार्य हमारी पार्टी भी करती है। समय समय पर हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग कैंप होते हैं, उन कैंपों में कार्यकर्ताओं को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो व्यवसायी नहीं हो सकता है। इस बात को मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो आगे हम लोग कौंते जी को कहाँ देखेंगे? एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में, या ग्राम पंचायत के रूप में, या विधायक के रूप में, या और आगे इससे? मैं आपको एक बात बता दूं, महत्वाकांक्षा मेरी कभी नहीं रही है। मेरी जो महत्वाकांक्षा, क्या मेरा जो सोच है, वो सोच है कि मैं अपने देश को, अपने समाज को, अपने ज़िले को आगे कैसे बढ़ाऊं, उसके दिशा में मैं कैसे सहयोग कर सकता हूं, उस दिशा में मैं देखता हूं, और जहां आवश्यकता होती है मैं वहां सहयोग करता हूं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं जिला पंचायत सदस्य बनूं या किसी अन्य पद पर जाऊं। हमारे जितने लोग हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मुझसे भी ज़्यादा योग्य हैं, चाहे जिला पंचायत में हो, चाहे विधानसभा में हो, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे योग्य, और भारतीय जनता पार्टी में और अन्य राजनीतिक दलों में कई जगह बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। मैं ये बिल्कुल बात कह रहा हूँ, अनडाउटेडली आई कैन से, कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग सारे राजनीतिक दलों में होते हैं, और कुछ लोग अपवाद स्वरूप अच्छी पार्टियों में भी कुछ लोग खराब हो जाते हैं। तो इसमें ये कोई मापदंड नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति से अपन ने मूल्यांकन कर दिया, एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का व्यवसायीकरण हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को, आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ कि व्यवसायीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो कम से कम ऐसा नहीं है। अब हम बुंदेली दस्तक न्यूज का फ्री फायर राउंड प्रारंभ करने वाले हैं। फ्री फायर राउंड में हम आपसे एक सवाल करेंगे। सवाल का सिर्फ एक शब्द में आपको जवाब देना होगा। आपकी नज़र में मायावती जी क्या है? मायावती दलितों की नेता है। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव समाज के नेता हैं। राहुल गांधी जी? राहुल गांधी विदेश के एजेंट, विदेश की दिशा पर काम करने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ मूलतः बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, जो देश और प्रदेश के लिए कुछ करने की अपने मन में जिज्ञासा रखते हैं। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरी डिक्शनरी में वो कोई शब्द नहीं है जिससे मैं ममता बनर्जी को परिभाषित कर सकूं। स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी बहुत शानदार व्यक्तित्व की मलिका है, और उन्होंने शानदार तरीके से अपनी लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। नितिन गडकरी जी? नितिन गडकरी बहुत बेहतरीन मंत्री, केंद्र सरकार में सबसे अच्छे मंत्रियों में यदि मैं किसी को गिनता हूँ तो नितिन गडकरी जी को गिनता हूँ। अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा? देखिए, अभी तो हमारे मोदी जी चल रहे हैं, 2047 तक का उनका विजन है, और उस विजन के बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्णय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों की खान है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अच्छे लोगों का निर्माण होता है, मैं समझता हूँ किसी राजनीतिक दल में नहीं। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता कौन है? सारे लोग ईमानदार हैं। मैं व्यक्तिगत एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे दल में, हमारे राजनीतिक पार्टी में सारे लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी की पराकाष्ठा पर हैं। आप देख लीजिए, चाहे मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी का परिवार जिस तरीके से पहले काम करता था उसी तरीके से आज भी कर रहा है। माननीय योगी जी का परिवार देख लीजिए, जिस तरीके से उनकी बहन परिवार के लोग काम करते थे, आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। ना उनके परिवार पर प्रधानमंत्री का असर पड़ा है, और ना उनके परिवार पर मुख्यमंत्री जी का कोई असर हुआ है। प्रियंका गांधी जी क्या है? नो कमेंट्स। प्रियंका जी के बारे में मैं कोई कमेंट्स इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी जीवनचर्या सबको दिखाई दे रही है। अब कहाँ से नेहरू परिवार आया, कहाँ से गांधी परिवार आया, ना तो ये कोई टाइटल है, ना ये कोई जाति है। और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन होता है, ना माथे पर बिंदी, ना चूड़ी, जो भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो कहीं पहचान उनमें कहीं दिखाई नहीं देती है कि भारतीय संस्कृति में पली पुसी महिला है। जी।
जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि मजबूत नेतृत्व के हाथ में अपने देश की, अपने प्रदेश की, अपने जिले की बागडोर सौंपें। अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ाएं, अच्छे राजनीतिक दलों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। ये थे सुरेश प्रकाश कौंते जी, जो कि बहुत ही निर्भीक पत्रकारिता का जीवन जिया। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ईमानदार नेता हैं, निर्भीक नेता हैं, किसी का भय नहीं है आपके ऊपर, और बेबाकी से अपनी बात कही, हमारे कठिन सवालों का अपनी मधुरता से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी इस कार्यक्रम को सुनने वाले श्रोताओं को, देखने वाले श्रोताओं को और आपको मैं बहुत बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।